हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशेष छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए एग्ज़ाम 2023 की तैयारी चल रही है। हमने जो सब्जेक्ट ले रखा है वो है आरएसआर, राजस्थान सर्विस रूल। उसका जो चैप्टर 2 है वो है डेफिनेशंस के ऊपर, और डेफिनेशंस पे ये हमारा सेकेंड वीडियो है। इतने लंबे इंट्रोडक्शन के बाद मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन थोड़ा टफ है। कहता है शुल्क शब्द में निम्नांकित शामिल है। डेफिनेशंस के अंदर एक जगह फीस को डिफाइन किया गया है, तो ये पूछ रहा है क्या फीस शब्द में संपत्ति से प्राप्त होने वाली आय जैसे मकान किराया, डिविडेंड या जो आपको जमाओं पे ब्याज मिलता है, क्या वो शामिल है? आंसर इज नो। साहित्यिक, सांस्कृतिक या कलात्मक प्रयासों से प्राप्त जो आय होती है, यानी अगर आपने कोई आर्टिस्टिक परफॉर्म किया या कोई लिटरेरी वर्क किया, उसके लिए अगर आपको किसी संस्था से पैसा मिलता है तो वो जो है, क्या वो शुल्क शब्द में शामिल है? नो। तो ए व बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ये दोनों के दोनों आपके शामिल नहीं है फीस में। अब आप कहेंगे सर हमें कैसे याद होगा? इसके लिए सर आपको डेफिनेशंस याद करने पड़ेंगे। अब इसकी कठिन सी परिभाषा पढ़ते हैं। शुल्क का तात्पर्य है राज्य की संचित निधि, बाद में इंग्लिश में भी आएगा, राज्य की संचित निधि या भारत सरकार की या अन्य राज्य की संचित निधि के अलावा अन्य स्रोत से किसी राज्य कर्मचारी को प्राप्त आवर्तक व अनावर्तक भुगतान, जो कर्मचारी द्वारा किसी अशासकीय संस्था के लिए किए गए अतिरिक्त कार्यों के एवज में उस अशासकीय संस्था से प्राप्त होता है। तो अब आप इसको समझिए। पहली बात तो फीस का पैसा आपको कहाँ से मिलेगा? ये पैसा आपको इंडिया के या किसी स्टेट के या अपने स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से नहीं मिलेगा। ये पैसा आपको मिलेगा किसी अशासकीय संस्था से, किसी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से। क्यों मिलेगा? क्योंकि आप उस नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई काम करोगे, तो आप काम करोगे उस संस्था के लिए, पैसा आपको उसी संस्था से मिलेगा, तो वो कहलाएगा फीस। ठीक है। तो मान लीजिए किसी ऑटोनोमस बॉडी में गया और मुझे कहा कि सर आप आइए यहाँ लेक्चर डिलीवर कीजिए। मैंने वहाँ लेक्चर डिलीवर किया, मुझे उस संस्था से पैसा मिला, तो उसे फीस के डेफिनेशन में शामिल करेंगे। अब मान लीजिए मेरा एक मकान है, ठीक है, ये अब आ गया है। मान लीजिए मेरा एक मकान है, मैंने वो किसी को किराए पे दे रखा है, उससे मुझे पैसा मिला, तो उस इनकम को हम अनअर्न्ड इनकम की कैटेगरी में रखते हैं, पैसिव इनकम की कैटेगरी में रखते हैं। उसके लिए आपको एक्टिवली कुछ करना नहीं पड़ता। तो वो जो अनअर्न्ड इनकम है, जैसे मुझे किसी कंपनी के शेयर्स की वजह से डिविडेंड मिला या किसी डिपॉजिट्स का ब्याज मिला, तो ये सब जो अनअर्न्ड इनकम्स के एग्जाम्पल हैं, ये फीस में शामिल नहीं हैं। इसी तरह से अगर मैंने कोई साहित्यिक, लिटरेरी, कोई सांस्कृतिक, ठीक है, या कोई कलात्मक आर्टिस्टिक एफर्ट किया, और मेन बात यह है कि अगर उस एफर्ट में मैंने मेरे सेवा काल में प्राप्त ज्ञान का प्रयोग नहीं किया, तो उसे फीस में शामिल नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर किसी परफॉर्मेंस के दौरान, अगर किसी साहित्यिक, कल्चरल या आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस के दौरान मैंने सेवा काल में प्राप्त ज्ञान का प्रयोग किया है, तो उसे फीस शब्द में शामिल माना जाएगा। तो हाँ है तो हाँ है, ना है तो ना है। मैं फिर बोलता हूँ, आप कंफ्यूज मत होना। अगर मेरे जो एफर्ट्स हैं उसमें मैंने सेवा काल के दौरान प्राप्त ज्ञान का उपयोग किया है, तो वो फीस शब्द में शामिल है। और अगर मैंने एफर्ट्स देते समय, उस परफॉर्मेंस को देते समय सेवा काल में प्राप्त ज्ञान का प्रयोग नहीं किया है, तो वो फीस शब्द में शामिल नहीं है। ठीक है सर, तो ये है। और मेन बात यह याद रखिएगा कि फ़ीस के दौरान आप पेमेंट इंडियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के कंसोलिडेटेड फंड से प्राप्त नहीं करते। पेमेंट आप उस संस्था से प्राप्त करते हैं जिस संस्था के लिए आप परफॉर्म करते हैं। और ये भी है कि वो पेमेंट रैकरिंग नेचर का, यानी बार बार मिलने वाला, या नॉन रैकरिंग नेचर का हो सकता है। पहला क्वेश्चन थोड़ा टफ रहा, सारे इतने टफ नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है, जब एक राज्य कर्मचारी किसी अवधि में अपने वेतन व भत्ते आदि संचित निधि के अलावा अन्य स्रोतों से प्राप्त करता है, तो वह अवधि कहलाती है। ये कह रहा है कि मान लीजिए कोई स्टेट एम्प्लॉय है, उसको जो सैलरी और अलाउंसेस मिलते हैं, समझिएगा, कोई स्टेट एम्प्लॉय है, राज्य कर्मचारी, ठीक है, और उसे जो अपने सैलरी और भत्ते मिलते हैं, वो उसे संचित निधि के अलावा अन्य स्रोतों से मिलते हैं और सरकार की स्वीकृति से मिलते हैं, तो वो अवधि क्या कहलाएगी? तो वो अवधि कहलाएगी वैदेशिक सेवा, फॉरेन सर्विस। सर हमें तो सर समझ में नहीं आएगा, ऐसे हमको कैसे पता लगेगा कि किसे क्या कहेंगे? अगेन ये डेफिनेशंस हैं। एफ पे पहले आपने फीस शब्द देखा, अब एफ पे जो वर्ड है वो है फॉरेन सर्विस। फॉरेन सर्विस में क्या होता है कि आप अपनी सर्विस, वैसे फॉरेन सर्विस पे पूरा चैप्टर है। फॉरेन सर्विस में क्या होता है कि आप अपनी सर्विस किसी और गवर्नमेंट को दोगे,
या किसी ऑटोनोमस बॉडी को दोगे या किसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को दोगे, इस तरह से आप, या किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट को दोगे, तो आप अपनी सर्विस विद द गवर्नमेंट की परमिशन होगी। आपका बाकायदा डिपार्टमेंट कुछ समय के लिए चेंज हो जाएगा। आप गवर्नमेंट सर्विस से उस पीएसयू या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को जाके सर्विस देंगे, तो एक तरह से आप विदेश चले गए, नॉट विदेश चले गए, आप इंडिया में ही हो, लेकिन आप अपनी गवर्नमेंट सर्विस को छोड़ के चले गए कुछ समय के लिए, टेम्परेरी है ना, उसकी 4-5 साल की मैक्सिमम अवधि होती है, अलग अलग मामले हैं, तो उसे अपन कहेंगे फॉरेन सर्विस। तो पूरा क्वेश्चन क्या था सर, अगर कोई स्टेट एम्प्लॉय पढ़ते रहेगा, जब, क्योंकि ये सर ऐसे नियम नहीं है बाकी विषयों जैसे आरएसआर के नियम धीरे धीरे चबा चबा के पढ़ने पड़ते हैं, तो अगर कोई स्टेट एम्प्लॉय है, उसको सैलरी और भत्ते मिल रहे हैं, और सैलरी और भत्ते कंसोलिडेटेड फंड के अलावा कहीं और से मिल रहे हैं, कंसोलिडेटेड फंड के अलावा कहीं और से मिल रहे हैं, और इसमें पूरी सरकार की सहमति है, तो वो जो आपका जो सर्विस पीरियड है, उस सर्विस पीरियड को कहेंगे फॉरेन सर्विसेज। ठीक है, इसका आंसर सी है। अब इसको आप देख लीजिए आराम से, मैं हर क्वेश्चन के बाद थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगा कुछ बातें। 210 में फॉरेन सर्विस को डिफाइन किया गया है। अब कहता है वैदेशिक सेवा का तात्पर्य उस सेवा अवधि से है जिसमें एक राज्य कर्मचारी सरकार की अनुमति से अपना वेतन तथा सारे भत्ते सरकार की संचित निधि के अलावा अन्य स्रोतों से प्राप्त करता है। रूल 210 मीन्स अ सर्विस इन विच अ गवर्नमेंट सर्विस रिसीव्स हिज सब्सटेंशिएटिव पे विद द सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम अ सोर्स अदर देन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड। तो ये बार बार, ये 2-3 बार पढ़ने जैसी चीज़ है। अब कुछ एग्जांपल समझ लीजिए, जब भी आप दूसरी गवर्नमेंट में भेजे जाते हैं, या पीएसयूज सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भेजे जाते हैं, या स्वायत्त निकायों ऑटोनोमस बॉडीज़ में भेजे जाते हैं, या निगम कॉरपोरेशन आदि में आपको डेप्यूट किया जाता है, तो जो भी सरकारी आदेश होंगे वो मान्य होंगे, वो तो सर अंडरस्टूड है। ऑटोनोमस बॉडीज़ के कुछ एग्जांपल देख लीजिए, जैसे एजी राजस्थान, अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी, एंटी करप्शन ब्यूरो, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर, एससीएम रीपा, ये राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, हरीश चंद्र माथुर, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जवाहर कला केंद्र, जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, नेशनल हेल्थ मिशन, राजस्थान स्टेट भारत स्काउट एंड गाइड। ये कुछ ऑटोनोमस बॉडीज़ के एग्जांपल है। तो यूँ समझिए कि मान लो मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, ठीक है, हूँ भी, और मुझे इनमें से कहीं भेज दिया जाए, मान लो वहाँ ज़रूरत है या किसी भी वजह से मुझे वहाँ भेज दिया जाए, तो उस समय के लिए मुझे जो पैसा मिलेगा वो उन संस्थानों से मिलेगा, यानी मुझे स्टेट फंड से पैसा नहीं मिलेगा, स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से पैसा नहीं मिलेगा, तो मुझे पैसा वहाँ से मिलेगा। और जाऊँगा तो मैं मेरी मर्ज़ी से जाऊँगा नहीं, मैं गवर्नमेंट की सैंक्शन से ही भेजा जाऊँगा। और जब ये सब कुछ होगा तो मैं उस समय जो सर्विस दूंगा उसे फॉरेन सर्विस कहेंगे। होप थोड़ा बहुत समझ में आया। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कहाँ की सेवा अवधि एक राज्य कर्मी के लिए वैदेशिक सेवा की श्रेणी में शामिल होगी? अगर आप जोधपुर नगर निगम, जोधपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में सेवा देते हैं, ठीक है, या जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में सेवा देते हैं, या जिला परिषद अलवर में सेवा देते हैं, तो इन सभी में आपकी दी गई सेवा को रखा जाएगा कौन सी कैटेगरी में, कि आप फॉरेन सर्विस पे गए हुए हैं। तो इसे मोटे तरह से यूँ समझिए, देखिए अपने यहाँ शहरी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, नगर पालिका होती है, छोटी जगह पे नगर पालिका होती है, थोड़ी बड़ी जगह पे नगर परिषद होती है, और थोड़ी और ज़्यादा बड़ी जगह होती है नगर निगम होता है। रिपीट, शहरों में कैसे चलता है, शहरी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम। तो किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर यहाँ भेजा जाएगा तो फिर वो सर्विस को कहा जाएगा फॉरेन सर्विस। या पहले पिछले एग्जाम्पल में मैंने कुछ ऑटोनोमस बॉडीज़ के नाम लिखे, उन ऑटोनोमस बॉडीज़ में वो जाएगा तो कहा जाएगा फॉरेन सर्विस। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज के लिए राजस्थान में अभी नगर निगम कौन से हैं, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो, क्योंकि उसके बाद तो और भी बनाए जा सकते हैं, बट ठीक है, जब मैं 2023 में वीडियो शूट कर रहा हूँ तो नगर निगम राजस्थान में 10 हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अजमेर, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भरतपुर, बीकानेर, इसके बाद जयपुर ग्रेटर, जयपुर हेरिटेज, जोधपुर नॉर्थ, जोधपुर साउथ, कोटा नॉर्थ, कोटा साउथ, इसके अलावा उदयपुर है। तो ये सारे, एक बार देख लीजिए वापस से, ये सारे नगर निगम हैं। इनमें अगर एम्प्लॉय को सर्विस के लिए भेजा जाता है या किसी नगर परिषद में भेजा जाता है, ठीक है, तो फिर ये कहा जाएगा कि एम्प्लॉय को फॉरेन सर्विस पे भेजा गया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारा टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आता है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। कॉमर्स पॉइंट नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पे इजीली मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिए।
अभी जैसे जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है, तो हमने उसके लिए 3 तरह के प्रोजेक्ट तैयार किए हैं और मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जस्ट देखिएगा। अगर आप एक बहुत सिंपल छोटे से कोर्स से स्टार्ट करना चाहें और क्या वैल्यू मिलेगी वो देखना चाहें, तो एक हमारा 99 रुपये का कोर्स है। उसमें हमने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बैंक दिए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अकाउंट्स का क्वेश्चन बैंक देखना चाहते हैं, आपका अकाउंट्स तैयार हो गया है, तो क्वेश्चन बैंक हम आपको मात्र 99 रुपये में प्रोवाइड कराएंगे। उसके अंदर आपको 1500 क्वेश्चन मिलेंगे, 1500 से इनफैक्ट ज़्यादा ही होंगे, और वो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में होंगे और चैप्टर वाइज होंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया गया है। इसी तरह अगर आपको मान लीजिए आपका लगता है कि मेरा अकाउंट ऑडिट तैयार हो गया है, तो आप ऑडिट के इतने ही क्वेश्चन मात्र 99 रुपये में, इस तरह किसी भी सब्जेक्ट के, जो कॉमर्स रिलेटेड 6 सब्जेक्ट हैं, उन किसी भी सब्जेक्ट के आप पेपर हमसे बाय कर सकते हैं, मात्र 99 रुपये में अवेलेबल है। वेल, ये तो हो गई क्वेश्चन बैंक की बात। अगर मान लीजिए आपके पूरे सब्जेक्ट्स की, सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी हो चुकी है, तो आप हमारे 249 वाला प्रोडक्ट देख सकते हैं। एक्चुअली इसके अंदर सैम्पल पेपर्स हैं। जैसे हमें पता है कि हमारे पास 25 क्वेश्चन आते हैं हर सेक्शन से, अकाउंट्स 25, ऑडिट 25, आरएसआर 25, तरह से 6 सब्जेक्ट हैं, तो टोटल 150 क्वेश्चन है। तो 150 क्वेश्चन जब होते हैं तो एक सैम्पल पेपर पूरा होता है। तो हमने ऐसे 50 सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराए हैं। अगर आप बहुत ही सीरियस तैयारी कर रहे हैं और अपने चांस नहीं गंवाना चाहते और जॉब लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल एडवाइस करूंगा कि आप ये 50 सैम्पल पेपर्स परचेज़ कीजिए और मात्र 249 रुपये में अवेलेबल है। यानी अगर एक सैम्पल पेपर मात्र 5 रुपये हो गया, अगर आप हिसाब लगाएं तो, और 5 रुपये में 150 क्वेश्चन हो, अबाउट दैट, और बहुत ही अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तैयारी के लिए। वेल, ये भी आपका सैम्पल पेपर रहा। इसके बाद अगर बाय द वे, अगर आप बाय द वे आप अकाउंट्स के नहीं हैं या आपको अकाउंट्स की बहुत अच्छी तैयारी करनी है, तो हमारा अकाउंट्स का वीडियो लेक्चर्स का पूरा कोर्स तैयार है और मात्र 499 रुपये में अवेलेबल है। इसके तहत अगर आप ये 499 का कोर्स लेते हैं, तो हमने आपको सैम्पल पेपर्स फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। जो सैम्पल पेपर्स 249 की वर्थ के थे, वो भी हमने फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। तो जस्ट अगर नेट देखा जाए तो नेट ये कोर्स आपका 200 का ही हो गया, ऑलमोस्ट 200 या 250 का हो गया, इनफैक्ट 250 रुपये का हो गया। तो जस्ट मैं ये चाहता हूँ कि आप अकाउंट्स पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, और इसके अंदर 150 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स हैं। एक एक चैप्टर को 10-10, 12-12 वीडियो लेक्चर्स में इन डेप्थ स्टडी कराया गया है। अगर आप इनको देखने के बाद अकाउंट्स के पेपर लगाते हैं, अकाउंट्स के वीडियोस हमारे तैयार हैं इस महीने, और आने वाले महीनों में और वीडियोस तैयार होते चले जाएंगे। लगता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो सारे कोर्स आपको पूरे पूरे अवेलेबल मिले, जस्ट आप जा सकते हैं। और ये सब हमारे कॉमर्स पॉइंट ऐप पे मिलेगा। फायदे में आपको कोई दिक्कत आती है तो घर पे आप हमें 14 क्वेश्चन राजपत्रित अधिकारियों की श्रेणी में शामिल है। तो जैसे हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, हमने पहले एफ से देखा, फीस को देखा, फिर एफ से हमने फॉरेन सर्विस को देखा, अब जी से आ रहा है गजेटेड ऑफिसर्स की श्रेणी में शामिल है। तो जो अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी होते हैं वो गजेटेड ऑफिसर्स में शामिल होते हैं। राजपत्रित घोषित पद पर अनुबंध के आधार पर नियुक्त व्यक्ति, अगर आपने पद को ही गजेटेड डिफाइन कर दिया है, घोषित कर दिया है, तो डेफिनेटली वो गजेटेड ऑफिसर कहलाएगा उस पद पे जो भी व्यक्ति है। राज्य सेवाओं के अधिकारी, बिल्कुल सर, ये भी गजेटेड ऑफिसर्स होते हैं। उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर उपरोक्त सभी आएगा। आपका जो गजेटेड ऑफिसर्स का डेफिनेशन है उसके अंदर ये सारे के सारे शामिल हैं। अब गजेटेड ऑफिसर होने से क्या होता है, ना होने से क्या होता है, वो फिर अलग जगह है। मतलब कई जगह, जैसे आप एक रूल पढ़ेंगे कि जो डीडीओ होता है, जो संस्था के सारे खर्चों के लिए ऑथोराइज होता है व्यक्ति, डीडीओ जो पैसा छोड़ता है, वो एक गजेटेड ऑफिसर ही हो सकता है। तो ये सारे लोग गजेटेड ऑफिसर्स के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ इसका डेफिनेशन। आप देखिएगा, आपको नियम 210A में बताया गया है कि गजेटेड ऑफिसर वो है जो या तो अखिल भारतीय सेवा का एक सदस्य है, यानी ऑल इंडिया सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस में आपका आ जाता है जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। तो जो अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य हैं वो, या जो राजस्थान सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील नियम 1958 की अनुसूची 1 में उल्लिखित पद में किसी पद पर कार्य करता हो। ठीक है, ये एक आप रूल याद रख लीजिए। राजस्थान सिविल सर्विसेज में आपको बहुत सारे शेड्यूल दे रखे हैं। उसमें जो शेड्यूल 1 है वो है स्टेट सर्विस। ऐसे शेड्यूल 2 भी है, सबऑर्डिनेट सर्विस, मिनिस्ट्रियल सर्विसेज, आगे के क्वेश्चन में आएगा भी, तब और बता दूंगा। शेड्यूल 1 जो है
शेड्यूल 1 जो है उसमें स्टेट सर्विसेज को डिफाइन किया गया है। तो अगर कोई व्यक्ति उन स्टेट सर्विसेज को कर रहा है, मान लीजिए एक सर्विस का नाम लेता हूँ, राजस्थान उच्च शिक्षा सेवा, राजस्थान उच्च शिक्षा सेवा। अब मैं जैसे राजस्थान उच्च शिक्षा सेवा में हूँ, ठीक है, तो मैं गजेटेड ऑफिसर कहलाऊँगा। तो जो जो सेवाएं उस शेड्यूल 1 में डिफाइन की गई हैं, उन सेवाओं को करने वाला व्यक्ति गजेटेड ऑफिसर कहलाएगा। इसी तरह से अगर किसी को कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट दी गई हो, किसी को अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया हो और उस अनुबंध के तहत उस नियुक्ति को गजेटेड माना गया हो, तो वो व्यक्ति ऑफिसर भी गजेटेड माना जाएगा। इसी तरह से कोई ऐसी पोस्ट हो जिस पोस्ट को गजेटेड डिक्लेयर कर दिया गया हो, परिशिष्ट 12 भाग 2 राज्य सेवा, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर किसी पोस्ट को गजेटेड डिक्लेयर कर दिया है तो उस पोस्ट को होल्ड करने वाला व्यक्ति गजेटेड ऑफिसर कहलाएगा। ये सारी बातें इंग्लिश में लिखी है, आप पढ़ लीजिएगा, कंफर्टेबल जिसमें हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यूट्यूब पे अगर ये वीडियो है तो, ऑब्वियस सी बात है ही। ओके, तो ऑल इंडिया सर्विस का मेंबर हो तो गजेटेड ऑफिसर है। अगर वो शेड्यूल 1 में बताई गई स्टेट सर्विसेज करने वाला बंदा है, तो अगर वो एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट के तहत नियुक्त किया गया है जिसमें उस नियुक्ति को गजेटेड माना जाएगा, और लास्ट में वो एक ऐसी पोस्ट को होल्ड करता हो जिसे गजेटेड डिक्लेयर कर दिया गया हो, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन राजपत्रित अधिकारी की श्रेणी में शामिल है, ठीक है। जो चिकित्सक होते हैं, डॉक्टर, तो आपका जो चिकित्सा सेवाएं हैं वो राज्य सेवाओं में आती है, और चिकित्सक जो है, जो डॉक्टर हैं, ऑब्वियस ही बात है गजेटेड ऑफिसर्स हैं। आप तो मोटे तौर पे याद कर लो, बचपन में जिनके पास आप साइन कराने जाते थे ना कि सर मेरे इस बर्थ सर्टिफिकेट पे साइन कर दो या जाति प्रमाण पत्र पे साइन कर दो, जिन पे आजकल तो सेल्फ अटेस्टेशन सर्विसेज भी हो गई हैं, लेकिन बचपन में आप जहाँ जहाँ भागते थे तो वो गजेटेड ऑफिसर्स हैं, ऐसे याद कर लो। डॉक्टर्स और टीचर्स के पास हम अक्सर जाया करते थे, तो डॉक्टर्स हो गए, तहसीलदार हो गए, ऑब्वियस ही बात है, पुलिस निरीक्षक, ये सारे के सारे आपके गजेटेड ऑफिसर्स के एग्जाम्पल में हैं। दीज ऑल आर द गजेटेड ऑफिसर्स। अगला क्वेश्चन कहता है, राजस्थान राज्य सेवाओं में सम्मिलित सेवाओं की सूची दी गई है, मतलब राजस्थान में कौन कौन सी सेवाएं होंगी, उन्हें ब्रॉड वे में 4 भागों में बांटा गया है। लेकिन ये सारा बांटा कहाँ गया है, ये सारा लिखा कहाँ गया है, तो ये लिखा गया है आपका राजस्थान सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1958, ठीक है। तो राज्य सेवाएं कहाँ लिखी हुई है, राज्य सेवाएं लिखी हुई है शेड्यूल 1 में। किस तरह में समझ नहीं आ रहा, 4 तरह की सेवाएं हैं, राज्य सेवाएं, अधीनस्थ सेवाएं, मंत्रालयिक सेवाएं और चतुर्श्रेणी सेवाएं। चतुर्श्रेणी चौथे नंबर पे है, तो वो चौथी अनुसूची में है। सबसे ऊपर में आप कह लीजिए राज्य सेवाएं हैं, स्टेट सर्विस है, वो सबसे फर्स्ट है। राज्य के अधीनस्थ सेवाएं हैं, वो 2 नंबर पे है। उसके बाद मंत्रालयिक सेवाएं हैं, उनका जिक्र शेड्यूल 3 में किया गया है। तो ये पूछा था कि राजस्थान स्टेट सर्विसेज कौन कौन सी हैं, वो किसी को देखनी हो तो कहाँ मिलेंगी, तो उसका जवाब है कि वो शेड्यूल 1 में मिलेंगी। कि किसके शेड्यूल 1 में मिलेंगी, तो आपका जो राजस्थान सिविल सर्विसेज एक्ट है, या रूल कह लीजिए, राजस्थान सिविल सर्विसेज रूल 1958, उसकी शेड्यूल 1 में आपको स्टेट सर्विसेज मिलेंगी। यानी आपको ये RSR में नहीं मिलेंगी, RSR के पहले दूसरे भाग में नहीं मिलेगी, ना ही आपको GF एंड AR में मिलेगी, ठीक है। तो गजेटेड सर्विसेज, गजेटेड ऑफिसर्स को समझने के लिए आपको स्टेट सर्विसेज देखनी होगी। स्टेट सर्विसेज के लिए आपको शेड्यूल 1 देखना होगा। शेड्यूल 1 किसका, राजस्थान सिविल सर्विसेज रूल्स 1958 का। मैं बोर नहीं करना चाहता, बट ये समझना ज़रूरी है। एक बार और इसको देख लीजिए। जैसे मैं कह रहा था, सिविल सेवाओं को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाएगा, राज्य सेवाएं जिनको अनुसूची 1 में उल्लेखित किया गया है, अधीनस्थ सेवाएं जिसको सबऑर्डिनेट सर्विस कहते हैं, अनुसूची 2 में उल्लेखित किया गया है, मंत्रालयिक सेवाओं को अनुसूची 3 में बताया गया है, और चतुर्श्रेणी सेवाओं को अनुसूची 4 में बताया गया है। द सिविल सर्विसेज शैल बी क्लासिफाइड एज फॉलोज, द स्टेट सर्विसेज शेड्यूल 1, द सबऑर्डिनेट सर्विसेज शेड्यूल 2, द मिनिस्ट्रियल सर्विसेज मंत्रालयिक सेवाएं जो ऑफिस संभालते हैं बेसिकली शेड्यूल 3, द क्लास 4 सर्विसेज शेड्यूल 4 में डिफाइन किया गया है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों की डिमांड पे बुक फाइनली पब्लिश कर दी गई है। जैसे सबको पता है, फिर भी बताता हूँ मैं। वैसे मैंने 50 सैम्पल पेपर्स ऑफर किए थे, और वो आपके पास ऐप के अंदर अवेलेबल थे, यानी सॉफ्ट कॉपी के तौर पे थे। आप आराम से उनको देख सकते थे। PDF में काफ़ी कलरफुल से थे, बट बहुत लोगों को पसंद आने के बाद भी कई लोगों का ये कहना था कि सर हमें एग्ज़ाम टाइम के लिए भी और
हमें बुक से सूट नहीं होता है, तो आप बुक निकालिए। तो 50 सैम्पल पेपर की बुक का साइज़ तो बहुत ज़्यादा हो रहा था। इवन जैसे मैंने अभी 10 सैम्पल पेपर निकाले हैं, तो इसमें भी नंबर ऑफ़ पेजेस 360 हैं। जी हाँ, 360 इतने पेजेस अभी ही हो गए हैं। तो शायद अगर 50 पेपर के निकालता तो शायद 1800 पेजेस के आसपास हो जाते। तो इसीलिए इतनी बड़ी बुक मैं नहीं निकालना चाह रहा था, बट फाइनली अभी 10 सैम्पल पेपर तो निकाल ही दिए हैं। इसके अंदर आपके 1500 MCQ हैं। मैं कुछ फीचर्स आपको बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाएँ। ये बुक का जस्ट फ्रंट कवर है। तो इसके अंदर आपको 1500 MCQ मिलेंगे, 10 सैम्पल पेपर मिलेंगे। ये सेकंड पार्ट, जिसको आप कॉमर्स वाला पार्ट कह सकते हैं, उसके लिए है। बाय द वे ये पूरा कॉमर्स नहीं है, पर पार्ट सेकंड के लिए निकाला है मैंने। हर क्वेश्चन, जी हाँ, हर क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है। एक और बात कि हर क्वेश्चन के नीचे इन डेप्थ सॉल्यूशन हमने डिटेल से दिया है, इसीलिए इतने पेजेस लग गए हैं। वरना मैंने खुद भी कभी सैम्पल पेपर्स पढ़े हैं मेरी पढ़ाई के दौरान, तो 10 सैम्पल पेपर 100-120 पेजेस में आ जाते हैं। पर एक तो ये हिंदी इंग्लिश हो गया, तो डुअल लैंग्वेज होने की वजह से वैसे ही क्वांटिटी डबल हो गई। फिर हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन किया है, दैट्स वाई वो ज़्यादा हो गया है। फिर भी जैसे मैंने हमेशा कहा है, आप इन क्वेश्चनों को लगाइए। एक और बात, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो 50 सैम्पल पेपर्स थे, ठीक है, जो 50 सैम्पल पेपर्स थे वो क्वेश्चन, और अभी ये जो मैं 10+40 का मॉडल दे रहा हूँ, ये दोनों क्वेश्चन सेम है। अगर आपने वो ले रखे हैं, आप मोबाइल में कंफर्टेबल हैं, तो आपको दोबारा किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप बुक एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो ठीक है। तो ये 10+40 मॉडल क्या है, यानी 50 में से 10 क्वेश्चन तो मैंने हार्ड कवर बुक के तौर पे प्रोवाइड करा दिए हैं, और 40 क्वेश्चन फ्री में आपको अभी भी मिलेंगे। तो बहुत ही नॉमिनल सा प्राइस रखा है, 360 रुपये रखा है। यानी आपके पास एक तरह से दो चॉइस हो गए कि आप 250 रुपये दीजिए और 50 के 50 सैम्पल पेपर सॉफ्ट कॉपी के तौर पे ले लीजिए, या फिर आप ऐसा कीजिए कि 360 रुपये खर्च कीजिए। आपको बुक होम डिलीवर होगी, 4 से 6 दिन में होम डिलीवर हो जाएगी। आप हमारे ऐप के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं या अमेज़न के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हैं। हाँ, ये है कि ये बुक अभी 2025 तक, ये 2025 नहीं 2024 तक ओपन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। उसके बाद हम 1-2 साल जब हमारा नाम हो जाएगा, उसके बाद हम ओपन मार्केट में लॉन्च करेंगे। टिल देन अभी ये आप डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं ऐप के थ्रू या अमेज़न के थ्रू, वहाँ से आपको 3 से 6 दिन में डिलीवर हो जाएगी। जस्ट एक आखिरी बात, इसके अलावा ये बुक का जैसे ऐसे बैक कवर है, यहाँ पे देखो आप प्राइस लिखा हुआ है, यहीं पे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखे हुए हैं। एंड ये कि हमारे और डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। धीरे धीरे हम, अगर इस बुक का वैसे अच्छा रिस्पांस आना शुरू हो गया है, तो मैं बहुत कमिटेड हूँ कि बाकी अब धीरे धीरे हम सारे प्रोडक्ट्स को ऑफलाइन लाएंगे और फिर ओपन मार्केट में भी लाएंगे। तो बाकी सब्जेक्ट आप जैसे स्टैटिस्टिक, इंडियन इकोनॉमिक्स, जूनियर अकाउंटेंट का जो अकाउंटेंसी एग्ज़ाम है, ऑडिट हुआ, GF&AR हुआ, RSR हुआ, ये सब भी प्रोडक्ट आप हमारे ऐप पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगला क्वेश्चन कहता है, एक राज्य कर्मचारी को प्राप्त होने वाला आवर्तक या अनावर्तक भुगतान जो भारत सरकार की संचित निधि से किसी सामयिक एवं कभी कभार की प्रकृति के कार्य के लिए स्वीकृत किया जाता है कहलाता है। तो अगेन, अगर आपने देखो ध्यान से नहीं पढ़ा, इवन मैं बताऊँ मैं आपको कि जैसे मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करना था तो मैंने कम से कम इसे 2 से 3 बार पढ़ा, क्योंकि ये विषय ऐसा है एक्चुअली जो हम बहुत सालों तक नहीं पढ़ते। अकाउंट्स के जो विषय होते हैं वो हम ग्रेजुएशन में बहुत साल तक पढ़ते हैं, तो हमें याद होते हैं, शायद आंख बंद करके नींद में भी बोल सकते हैं। लेकिन ये जैसे राजस्थान सर्विस रूल है या GF&AR है, एक तो ये हो गया टेक्निकल बहुत ज़्यादा लॉ वाला रूल, और दूसरा ये कि पहले कभी पढ़ा नहीं, किसी भी स्ट्रीम में, आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी में भी नहीं पढ़ा जाता। तो यहाँ पे सब बराबर पिच पे हैं। इवन मैं जो बोल रहा हूँ और आप जो सुन रहे हैं, अपन सब बराबर पिच पे हैं। अब जैसे मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो मेरे को लगा यार इसमें भी वही आवर्तक या अनावर्तक भुगतान है, तो एकदम से मुझे फीस वर्ड इंक्लूड होगा। लेकिन मैं आपको बताऊँ फीस वर्ड में क्या था, आपको कोई रैकरिंग या नॉन रैकरिंग पेमेंट मिलता है किसी अशासकीय संस्था से, लेकिन यहाँ पे आपको किससे मिल रहा है, यहाँ आपको भारत सरकार की संचित निधि से मिल रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है, अलग हो गया। फीस आपको मिलता है किसी और से, है ना, किसी अनजान व्यक्ति से, अनजान संस्था से। और यहाँ पे आपको जो रैकरिंग या नॉन रैकरिंग पेमेंट हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि या तो कोई आपको काम लगातार दिया जा रहा है या ओकेजनली आपको कोई काम दिया गया और उसके लिए आपको भारत सरकार ने पेमेंट किया, तो उसे वो आपको एक तरह से ऑनर कर रहे हैं, आपका मान कर रहे हैं, इसीलिए दे रहे हैं। मान कर रहे हैं मतलब ऑनर कर रहे हैं, देय, मानदेय। तो इसके लिए जो सही ऑप्शन है वो है मानदेय। वैसे इसके 4 ऑप्शन क्या थे कि अगर किसी राज्य कर्मचारी को ऐसा पेमेंट मिलेगा, पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं,
अगर एक राज्य कर्मचारी को आवर्तक या अनावर्तक भुगतान मिलता है भारत सरकार की संचित निधि से किसी पीरियोडिक या कभी कभार प्रकृति के कार्य के लिए स्वीकृत किया जाता है तो उसे अनुदान यानी सब्सिडी कहेंगे या ग्रांट कहेंगे, उसे ऑनोरेरियम कहेंगे, उसे फीस कहेंगे या उसे पेमेंट कहेंगे, तो उसे हम ऑनोरेरियम कहेंगे। आपको मानदेय दिया जा रहा है। अब अपन, क्योंकि मेरे से किसी स्टूडेंट ने पूछा था मैसेज करके कि सर फीस और ऑनोरेरियम में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, तो ठीक है, मैं अब इंडिविजुअली कभी कभी रिप्लाई नहीं कर पाता तो जस्ट क्रिएट अ वीडियो, और वीडियो के अंदर ये आ ही गया। तो 2.13 के अंदर डिफाइन किया गया, ऐसे ना जैसे 2.1 है, 2.2, 2.3, 2.4 अल्फ़ाबेटिकली शब्द हैं, तो उसमें अब जैसे एफ हो गया, जी हो गया, उसके बाद अब एच वर्ड आ रहा है तो ऑनोरेरियम। तो सिंपल से यही डेफिनेशन भी है कि मानदेय का तात्पर्य है एक राज्य कर्मचारी को आवर्तक या अनावर्तक राशि के उस भुगतान से है जो राज्य की या भारत की या अन्य राज्य की संचित निधि में 3 वर्ड आएंगे, राज्य की संचित निधि या भारत की संचित निधि या अन्य राज्य की संचित निधि से आपको पैसा मिलेगा। क्यों मिलेगा? या तो कोई काम आपसे लगातार सामयिक आधार पर समय समय पर करवाया जा रहा है, या कभी कभार यानी इंटरमिटेंट कार्य आपसे कराया जाता है, तो आपके एक्स्ट्रा प्रयासों के लिए, आपको एक्स्ट्रा प्रयासों के लिए पैसा मिल रहा है, तो उसे ऑनोरेरियम कैटेगरी में रखेंगे। तो ये ऑनोरेरियम मीन्स अ रैकरिंग और नॉन रैकरिंग पेमेंट ग्रांटेड टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट और द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया और of another state as remuneration for special work of an occasional और intermittent character। और याद रखने के लिए मैं फिर आपको बताऊं, फीस में आपको जो पैसा मिलता है मिलेगा आपकी को, मान लो मुझे ही मिल रहा है पैसा, लेकिन उस पैसा मुझे किसी अशासकीय संस्था से मिलेगा। जैसे सपोज़ कीजिए कि मैंने कहीं ऑनलाइन लेक्चर डिलीवर किया या फेस टू फेस लेक्चर डिलीवर किया, उसके लिए मुझे उस संस्था से, उस बॉडी से मुझे पैसा मिला, ऑटोनोमस बॉडी से, तो वो कहलाएगा फीस। और मान लीजिए कि मैंने 6 महीने तक प्रिंसिपल के एब्सेंट में कुछ काम किया, एक्स्ट्रा काम किया, तो मुझे डुअल भत्ता मिला, दोहरा भत्ता मिलता है जब किसी की गैर मौजूदगी में आप कार्य करते हो, या मान लो मैंने अकाउंटेंट का एक्स्ट्रा काम संभाला या कैशियर का या स्टोर कीपर का काम संभाला, उसके लिए गवर्नमेंट ने मुझे 50-100 इतने ही मिलते हैं गवर्नमेंट में जो पैसे मुझे मिले, तो वो जब मुझे मिलेंगे तो उसे ऑनोरेरियम कहा जाएगा। तो होप मैं कुछ बता पाया आपको। इसके बाद है, एक राज्य अधिकारी किसी स्वायत्त शासित प्रशिक्षण संस्थान में व्याख्यान देता है तो उसे वहाँ से प्राप्त राशि कहलाएगी। तो मैं यही एग्जांपल दे रहा था। इफ़ अ स्टेट ऑफिसर, मान लीजिए मैं स्टेट ऑफिसर हूँ, गिव्स लेक्चर इन एन ऑटोनोमस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, देन द अमाउंट रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम देयर विल बी, जो वहाँ से मुझे पैसा मिलेगा, मुझे चूंकि उस अशासकीय संस्था के लिए किए गए कार्य के लिए उस अशासकीय संस्था से प्राप्त हो रहा है, तो उसे फीस कहेंगे। उसे फीस कहेंगे तो इसके लिए ग्रांट वर्ड, अलाउंसेज वर्ड, ऑनोरेरियम वर्ड गलत है, उसके लिए फीस वर्ड आएगा, दैट विल बी नोन एज फीस। ओके, ठीक है। इसके बाद अपन कहते हैं, वापस ये बताने लग गया, ये बात पहले भी आ चुकी थी, पर मैंने कहा ना ये वीडियो भी आप 2 बार देखिएगा। अगर आप नियम नोट्स कहीं से भी पढ़ रहे हैं तो कम से कम 2 बार पढ़िएगा, तो आपको दिमाग में कुछ बैठेगा, पूरा नहीं बैठने का बोल रहा हूँ। शुल्क का तात्पर्य है राज्य की संचित निधि या भारत सरकार की या अन्य राज्य की संचित निधि के अलावा किसी स्रोत से किसी राज्य कर्मचारी को प्राप्त आवर्तक या अनावर्तक वह भुगतान जो कर्मचारी द्वारा किसी अशासकीय संस्था के लिए किए गए अतिरिक्त कार्य की एवज में उस अशासकीय संस्था या निकाय से प्राप्त होता है। तो एक बिना मतलब खड़ीपाई आए 4 या 5 लाइनें याद करना, याद नहीं करना, आपको पढ़ लेनी है, थोड़ी सी समझ लेनी है, जब क्वेश्चन आएगा तो आप ठोक दोगे उसको, क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए। इसके बाद है, अवकाश की परिभाषा में निम्नांकित शामिल है। अवकाश, द डेफिनेशन ऑफ लीव इंक्लूड्स, तो लीव के ऊपर एक पूरा चैप्टर है, उसके अंदर अर्नड लीव या प्रिविलेज लीव होती है, वो शामिल है। हाफ पे लीव, अर्ध वेतन अवकाश शामिल है। रूपांतरित या कमिटेड अवकाश शामिल है। ऑल ऑफ द अबव। लीव के डेफिनेशन में ये सारे हैं। अभी एक डेफिनेशन अपन देखेंगे, उसमें 7-8 नाम आएंगे, वो सारे के सारे अवकाश की परिभाषा में शामिल हैं। और कौन सा लीव कब मिलता है वो अपन जब पढ़ेंगे तो मैं बता दूंगा आपको, जब लीव वाला टॉपिक आएगा। ठीक है, तो अभी के लिए ये है। हिंट में देखिए, नियम 2.15 जो लीव के बारे में है वो क्या कहता है, अवकाश शब्द में शामिल है प्रिविलेज लीव, जैसे मुझे साल में 15 लीव मिलते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग होते हैं, पर हमें जैसे मुझे साल में 15 लीव मिलते हैं, उच्च शिक्षा में मैं हूँ, है ना। अर्धवेतन अवकाश, इसको HPL कहते हैं, जैसे हाफ पे लीव जैसे महीने के 20 हाफ पे लीव हमें मिलते हैं। कम्यूटेड अवकाश, ये वैसे अलग से कोई अवकाश नहीं होते,
ये लीव आपको लेते हो तो उसे आएगा ये, मतलब अगेन अभी समझाने में मुश्किल है ये। विशेष अयोग्यता अवकाश नाम से पता लग रहा है, स्पेशल डिसेबिलिटी लीव। अवकाश के लिए, अध्ययन के लिए अवकाश लेते हैं तो स्टडी लीव। मैटरनिटी पैटर्निटी लीव होते हैं। प्रसूति अवकाश, मातृत्व पितृत्व अवकाश, इस तरह के। अस्पताल अवकाश, हॉस्पिटल लीव। लीव नॉट ड्यू, अदेय अवकाश, और असाधारण अवकाश यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। तो ये कुछ लीव्स हैं जो मिलते हैं आपको। किसके क्या नियम है इसके ऊपर सबसे बड़े चैप्टर ही लीव वाले चैप्टर हैं। और छुट्टी ही एक ऐसा शब्द है जो सबको अच्छा लगता है, चाहे शायद ईमानदार कार्मिक हो चाहे गैर ईमानदार कार्मिक हो, छुट्टी शब्द सबको प्यारा होता है। खैर, नियम 2.15 पहले ज्वाइन कर लो, फिर लीव भी मिलती रहेगी तुम्हें। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, अवकाश की परिभाषा में शामिल नहीं है। तो अब जो रियल क्वेश्चन है ना वो ये है, जैसे आप इसको समझना, कोई बच्चा अवकाश की परिभाषा याद कर गया, लेकिन क्वेश्चन कैसा बनेगा कि भाई इसमें क्या शामिल नहीं है। तो अब आप 6 से परिभाषा याद होगी कि अच्छा उसके अंदर, जैसे मैं याद करूं, उसके अंदर प्रिविलेज लीव उपार्जित अवकाश था, हाफ पे लीव अर्ध उपार्जित अवकाश था या अर्धवेतन अवकाश था, उसके अंदर एक तो स्टडी लीव था, हॉस्पिटल लीव था, स्पेशल डिसेबिलिटी लीव था, मैटरनिटी पैटर्निटी था, प्रसूति अवकाश था, और इसके अलावा एक था लीव नॉट ड्यू अदेय अवकाश, और एक था असाधारण अवकाश यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव। तो मेरे को याद आ गया कि हाँ उसके अंदर स्टडी लीव था, लीव नॉट ड्यू था, कैजुअल लीव वर्ड नहीं था। मैं आपको बता दूं, जब आप जॉब लोगे तो आपको कैजुअल लीव, CL बोलते हैं, पॉपुलर वर्ड है बहुत, CL भी मिलते हैं। जैसे आप कहेंगे सर क्या खुद के बारे में बता रहे हो, जैसे मुझे साल के 15 PL मिलते हैं, साल के साथ में 15 CL भी मिलते हैं, ठीक है। लेकिन जो CL है वो लीव वर्ड में डिफाइन नहीं किए गए हैं। कैजुअल लीव को लीव वर्ड में डिफाइन नहीं किया गया है। अब यहाँ पे आपको मन करेगा कि सर इसके होने या ना होने से क्या होता है, लेकिन अगेन ये फिर जीवन भर पड़ा है उसको सीखने सिखाने के लिए। अभी के लिए अपने को जो अपने 8 टॉपिक हैं RSR के वो अच्छे से तैयार करके जाने हैं। उसमें चैप्टर 2 डेफिनेशंस था, उसमें लीव टॉपिक था, लीव वर्ड में कैजुअल लीव शामिल नहीं है, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक रहा। होप ये हिंट वापस आ रहे हैं अच्छा कि अवकाश शब्द में कौन से शब्द शामिल हैं। उपार्जित अवकाश, प्रिविलेज लीव, हाफ पे लीव, कम्यूटेड लीव, अच्छा मैं कम्यूटेड लीव बोलना भूल गया था अभी, स्पेशल डिसेबिलिटी लीव, स्टडी लीव, पैटर्निटी प्रसूति अवकाश आपका, मैटरनिटी लीव, आपका हॉस्पिटल लीव, लीव नॉट ड्यू, एंड असाधारण अवकाश यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। तो ये सारे लीव डेफिनेशन में शामिल हैं, लेकिन कैजुअल लीव, आकस्मिक अवकाश इसके अंदर शामिल नहीं है। होप मैं वीडियो के साथ आपको कुछ न्याय कर पाया, कुछ आपको समझ आया होगा। इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, काम आएगा। अगर आप कॉमर्स की दुनिया में हैं तो मेरे वीडियोस आपको बहुत काम आएंगे, मान के चलिए।